गेन की चर्चा पे चलते हैं। कैपिटल गेन क्या होता है? ગુજરાતીમાં કહેવાય મૂડી નફો. મૂડી નફો એટલે શું? સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ. Let us try to understand capital gain. Any profit earned on sale or transfer of a capital asset is treated as capital gain. आपके पास कोई कैपिटल एसेट है, कोई प्रॉपर्टी है, शेयर्स, डिबेंचर्स, अर्बन लैंड, बिल्डिंग, हाउस प्रॉपर्टी, व्हीकल्स, पैटर्न्स, ट्रेडमार्क्स, टेंजिबल एसेट हो, इंटेंजिबल एसेट हो, फिक्स्ड एसेट हो, सर्कुलेटिंग एसेट हो, मूवेबल एसेट हो, इमूवेबल एसेट हो, कोई भी कैपिटल एसेट हो, उसको आपने बेचा, सेल किया और उसको सेल करने पे अगर आपको फायदा हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, उस प्रॉफिट को हम क्या कहेंगे? द प्रॉफिट अर्न्ड बाय सेलिंग कैपिटल एसेट इज नोन एज कैपिटल गेन। इतना आसान है, तो कैपिटल गेन कहते हैं। सच कैपिटल गेन इज चार्ज टू इनकम टैक्स इन द ईयर इन विच द एसेट इज सोल्ड। जिस साल में आपने ये एसेट बेचा, जिस साल में, उस साल में आपको उसके ऊपर इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। जो भी अमाउंट आपको मिली है एज अ कैपिटल गेन, उस कैपिटल गेन पे इनकम टैक्स चार्ज होगा, लगेगा। तो वो कैपिटल गेन के ऊपर आपने इनकम टैक्स पे करना होगा। ठीक है? मान लीजिए 50 लाख की एसेट आपने बेची और हमने वैल्यूएशन किया और मान लीजिए आपका कैपिटल गेन आया मान लीजिए 5 लाख रुपए। तो उस 5 लाख के ऊपर जो भी टैक्स परसेंटेज है, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ, उसके बेसिस पे जो 10% 20% चार्ज लगना चाहिए इनकम टैक्स का, वो लगेगा, वो आपको पे करना पड़ेगा। तो इतनी क्लैरिटी हो गई। अब कैपिटल गेन के बाद, कैपिटल गेन के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है कैपिटल एसेट। अब अगले पैराग्राफ में कैपिटल एसेट की चर्चा की गई। व्हाट इज कैपिटल एसेट? कैपिटल एसेट क्या है? कैपिटल एसेट मीन्स प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय एन एसएसी। एसएसी कौन है सर? टैक्स पेयर, वेदर और नॉट कनेक्टेड विद हिज बिजनेस और प्रोफेशन। एसएससी के पास कोई भी प्रकार की प्रॉपर्टी हो, एसएससी मीन्स कौन? करदाता, जो टैक्स पे करने वाला है, जो टैक्स के लिए लायबल व्यक्ति है, वो टैक्स पेयर। एसएससी, टेक्निकली एसएससी शब्द यूज किया जाता है, पर आपको, आपके लिए नया शब्द है, इसलिए मैंने ब्रैकेट में आपकी सरलता के लिए वहां दूसरा शब्द यूज किया है, टैक्स पेयर। तो ऐसी प्रॉपर्टी जो आपके पास है, आपके पोजेशन में है, એ પ્રોપર્ટીનો કબજો તમારી પાસે છે, એ પ્રોપર્ટી તમારી પાસે જ છે, whether it is connected or with business or not, बिजनेस के साथ जुड़ी हुई हो या नहीं हो, डजंट मैटर, लेकिन वो प्रॉपर्टी आपकी है, आप उसके ओनर हो। ठीक है? तो वो, उसे हम क्या कहेंगे सर? फिर बिजनेस से जुड़ी हो या नहीं जुड़ी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, वेदर इट इज रिलेटेड विद बिजनेस और नॉट, डजंट मैटर इन केस ऑफ कैपिटल एसेट। ये कैपिटल एसेट है। कैपिटल एसेट अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के हो सकते हैं, मूवेबल, इमूवेबल, टेंजिबल, इनटेंजिबल, फिक्स्ड और सर्कुलेटिंग। अब इसके उदाहरण नीचे रखे हुए हैं। अर्बन लैंड, शहरी जमीन। तो शहरी जमीन कैसा होता है सर? इनमूवेबल है। जमीन कैसा होगा सर? कैसी प्रॉपर्टी, किस प्रकार की प्रॉपर्टी है सर? इनमूवेबल। ठीक है? टेंजिबल, दिख रही है हमें जमीन है, हाँ सर, टेंजिबल और फिक्स्ड है, एक जगह पे स्थिर है वो। तो इस तरीके से ये एस प्रकार की प्रॉपर्टी हुई अर्बन लैंड। एक उदाहरण दिया आपको मैंने। तो इस प्रकार के अलग अलग कैपिटल एसेट्स यहाँ पे मौजूद है एग्जाम्पल में। अर्बन लैंड, बिल्डिंग, हाउस प्रॉपर्टी, व्हीकल्स। व्हीकल्स क्या हुआ सर? मूवेबल प्रॉपर्टी हुई, टेंजिबल हुई और सर्कुलेटिंग हुई, एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं। पैटर्न्स, ट्रेडमार्क्स, लीज होल्ड राइट्स, टेनेंसी राइट्स, गुडविल, कॉपीराइट्स, मशीनरी, ज्वेलरी, ये सब कैपिटल एसेट्स के अंदर आता है। एग्जाम में आपको इनके ऊपर सम्स पूछे जा सकते हैं, इन सभी प्रॉपर्टीज के ऊपर आपको सम्स पूछे जा सकते हैं, तो हम लेटर ऑन कैलकुलेट करने वाले हैं, सो डोंट वरी अबाउट दैट। अब इनकम टैक्स एक्ट के अंदर स्पष्ट कर दिया है कि ये जो नीचे की एसेट्स है, ये कैपिटल एसेट्स नहीं है, दे आर नॉट कैपिटल एसेट्स। व्हिच एसेट्स आर नॉट कैपिटल एसेट्स, स्पष्ट बोल दिया है। कोई भी प्रकार, पॉइंट नंबर ए पे चलते, कोई भी प्रकार का स्टॉक हो, यानी रॉ मटेरियल हो, सेमी फिनिश्ड गुड्स हो, फिनिश्ड गुड्स हो, बिजनेस पर्पस के लिए हो या न हो, सर ये, इसे कैपिटल एसेट नहीं माना गया है। दूसरा, पर्सनल गुड्स सच एज क्लोथ्स, फर्नीचर हेल्ड फॉर पर्सनल यूज। आपके पर्सनल क्लोथ्स, पर्सनल फर्नीचर को भी कैपिटल एसेट नहीं माना गया। एग्रीकल्चरल लैंड इन रूरल एरिया,
ग्रामीण विस्ताરની खेती लायक जमीन, इसे भी कैपिटल एसेट नहीं माना गया है। पॉइंट नंबर डी, ई, एफ के अंदर दुनिया भर के जेम्स बॉन्ड्स दिए हुए हैं। ये सब आउटडेटेड है, लेकिन अभी थियरी पॉइंट ऑफ व्यू हम सिर्फ समझने की कोशिश कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं। आउटडेटेड चीजें सारी 1977 की बातें हैं, 1980 की बातें हैं। ऐसे बॉन्ड्स जिनका नाम आपके सामने प्रेजेंट है, 6.5% गोल्ड बॉन्ड्स, 7% के हो, नेशनल डिफेंस के गोल्ड बॉन्ड्स हो, जिसे मोदी जी इशू कर रहे हो, इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने इशू किए हो, ऐसे बॉन्ड्स हो जिनके नाम यहाँ स्पष्ट लिख दे गए हैं, तो ये सारे कैपिटल एसेट्स नहीं हैं। स्पेशल बैरर बॉन्ड्स 1991 वाले को भी कैपिटल एसेट्स नहीं माना गया है। गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स को भी कैपिटल एसेट नहीं माना गया है। ऐसे डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स जो गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के अंदर इशू किए गए हो, उन्हें भी कैपिटल एसेट्स माना नहीं जाता है। इसमें से ज़्यादातर कोई भी पॉइंट्स आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, लेकिन ये सिर्फ जानकारी के लिए आपको बता दिया है, थियरी पॉइंट ऑफ व्यू, नथिंग एल्स। अब हम चलते हैं मुख्य पार्ट की ओर, द मेन पार्ट ऑफ द चैप्टर, कोर पार्ट ऑफ द चैप्टर पे आते हैं। कैपिटल एसेट मेन चीज है। कैपिटल एसेट समझेंगे तो आगे कैपिटल गेन समझ में आएगा। कैपिटल गेन जो होगा वो कैपिटल एसेट बेच के ही प्राप्त होगा, तो कैपिटल एसेट पहले समझना जरूरी है। फिर से एक बार स्पष्ट करता हूं, कैपिटल गेन जो कैलकुलेट होता है तभी कैलकुलेट होता है जब आपने कोई कैपिटल एसेट बेची हो, सेल की हो, क्योंकि कैपिटल एसेट बेचेंगे तभी तो कुछ प्राप्त होगा, कोई अमाउंट मिलेगी आपको। उस अमाउंट पे आपको प्रॉफिट हुआ है या लॉस, वो कैलकुलेट किया जाएगा। प्रॉफिट हुआ है तो कैपिटल गेन हुआ है, लॉस हुआ है तो कैपिटल लॉस हुआ है, ऐसा वैल्यूएशन करना है। एकदम सरल चैप्टर है, इजी चैप्टर है, अगर मेरे साथ चलते हो अंत तक तो। चलिए टाइप्स ऑफ कैपिटल एसेट्स पे चलते हैं। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आर कैपिटल एसेट्स, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कैपिटल एसेट्स, व्हाट इज द क्लासिफिकेशन। कैपिटल एसेट्स आर ऑफ टू टाइप्स, नंबर 1 शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, नंबर 2 लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स। अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि कब हम मानेंगे कि ये शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है। टूका गाड़ानी मूडी मिलकत છે ક્યારે ખબર પડશે? તમારે 36 અને 24, 36 और 24 फिलहाल इतना माइंड में रखना है क्राइटेरिया। इसको होल्डिंग पीरियड कहते हैं, वो होल्डिंग पीरियड आपको माइंड में रखना है। एन एसेट विच इज हेल्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 36 मंथ्स और लेस। कोई एसेट को आपने अपने पोजीशन में रखा हो, होल्ड करके रखा हो उस एसेट को, और उसका होल्डिंग पीरियड 36 महीना या उससे कम का हो, एग्जैक्ट 36 मंथ्स हो या उससे कम हो, तो वो कैसी एसेट मानी जाएगी? शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। ये क्राइटेरिया एक जगह पे बदल जाता है, ये क्राइटेरिया एक जगह पे बदल जाएगा। इट हैज बीन रिड्यूस्ड करंटली रिसेंटली इन 2017-18 इसमें थोड़े चेंजेस किए गए, अमेंडमेंट्स किए। ये पार्शियल चेंजेस है, 36 मंथ का क्राइटेरिया है ही, चला नहीं गया है, लेकिन साथ साथ में एक जगह पे 24 मंथ्स का क्राइटेरिया डाल दिया गया है एडिशनल। तो वो क्राइटेरिया किस पे लागू होता है? इनमूवेबल प्रॉपर्टी पे। इनमूवेबल प्रॉपर्टी में आपने 24 मंथ्स ध्यान में लेना है। तो इनमूवेबल प्रॉपर्टी का क्राइटेरिया, इनमूवेबल प्रॉपर्टी कौन सी है सर? लैंड, बिल्डिंग, हाउस प्रॉपर्टी। तो जब भी हम वैल्यूएशन करेंगे कैपिटल एसेट के लिए और कैलकुलेटिंग कैपिटल गेन ऑन कैपिटल एसेट, तो हम लैंड, बिल्डिंग और हाउस प्रॉपर्टी में कितना मंथ्स होल्डिंग पीरियड काउंट करेंगे सर? 24 मंथ्स होल्डिंग पीरियड काउंट इन केस ऑफ इनमूवेबल प्रॉपर्टी। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट दूसरी कैटेगरी पे चलते हैं, जो अभी हमने पढ़ा उसका उल्टा, रिवर्स, अपोजिट। एन एसेट दैट इज हेल्ड फॉर मोर देन 36 मंथ्स इज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। 36 महीने से ज्यादा होल्डिंग पीरियड होगा तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट माना जाएगा। लेकिन फिर से वही यहाँ पे वो एक क्राइटेरिया ऐड हो जाता है। क्राइटेरिया यहाँ पे मेरा रिवर्स रखा है, वहां इमूवेबल लिया था, यहाँ पे मूवेबल लिया है। इमूवेबल में 24 मंथ्स अभी हमने देखा, इमूवेबल प्रॉपर्टी में हमने 24 मंथ्स का क्राइटेरिया ध्यान में। लेकिन कुछ मूवेबल प्रॉपर्टीज है, कुछ मूवेबल प्रॉपर्टीज है जिसमें हमने 24 मंथ्स का क्राइटेरिया नहीं, पर पुराना क्राइटेरिया 36 मंथ्स। अभी मैंने कहा 24 मंथ्स जो है वो हमें इनमूवेबल में ध्यान में लेना है, तो 36 कहाँ ध्यान में लेना है? मूवेबल में। 24 किस पे लागू होगा? इनमूवेबल पे। तो मूवेबल पे क्या लागू होगा? 36 मंथ्स। लेकिन मूवेबल में भी कुछ ही ऐसी एसेट्स है जिसमें आपको 36 मंथ्स ध्यान में लेनी है, सारी एसेट्स ऐसी नहीं है। तो ज्वेलरी हो, डेप्ट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड वगैरह ऐसे एसेट्स है
जिसमें आपने 36 मंथ्स ध्यान में लेने हैं। ठीक है, चलिए, सो दे विल बी क्लासिफाइड एज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट इफ हेल्ड फॉर मोर देन 36 मंथ्स। यानी ज्वेलरी, डेप्ट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, ऐसी मूवेबल प्रॉपर्टी में आपने 24 मंथ्स का क्राइटेरिया ध्यान में नहीं लेना है, 36 मंथ वाला क्राइटेरिया ध्यान में लेना है। तो आपने 12 का टेबल याद रखना है। कौन सा टेबल याद रखना है? 12 का। 12 का टेबल यानी 12, 24, 36, ये 3 नंबर याद रखने हैं। 12, 24, 36। 24 और 36 समझ में आ गया। 24 कब देखना है? कौन सी सिचुएशन में देखना है? होल्डिंग पीरियड, व्हेन द प्रॉपर्टी इज इनमूवेबल प्रॉपर्टी, बाय हार्ट થઈ જવું જોઈએ। 24 मंथ्स हम किसकी सिचुएशन में देखने वाले हैं सर? व्हेन द प्रॉपर्टी इज इनमूवेबल प्रॉपर्टी। 36 मंथ्स हम कब देखने वाले हैं सर? कब ध्यान में लेने वाले हैं क्राइटेरिया? व्हेन द प्रॉपर्टी इज मूवेबल प्रॉपर्टी। लेकिन मूवेबल प्रॉपर्टी लिमिटेड है। कौन सी मूवेबल प्रॉपर्टी? इसके बाद की स्लाइड में लिस्ट दे दी है मैंने, उसके हिसाब से हम चर्चा करेंगे। अब एक और एडिशनल प्रोविजन है 12 मंथ्स की, उसका भी ध्यान रखना है। उसके हिसाब से भी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट का क्लासिफिकेशन किया गया है। ये एग्जम्पशन है। क्या है? एग्जम्पशन, छूटछाटो આપી છે એવા પાંડવા જ આપ્યા છે। 5 ऐसी एसेट दी गई है, कैपिटल एसेट, जिसमें आपने 12 महीने वाला क्राइटेरिया ध्यान में लेना है। 36 नहीं, 24 नहीं, इन पांडवास में आपको 12 महीने का क्राइटेरिया ध्यान में लेना है। चलिए समझते हैं। इन केस इफ द फॉलोइंग एसेट्स आर हेल्ड फॉर लेस देन 12 मंथ्स, सच एसेट्स आर आल्सो ट्रीटेड एज शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स। 12 महीने के कम समय के लिए अगर आपने इन एसेट्स को रखा अपने पास, यानी 12 महीने के अंदर ही आपने इस एसेट्स को परचेज किया और सेल किया विद इन 12 मंथ्स, एक साल के अंदर, तो वहां पे वो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट माना जाएगा। ऐसी कौन कौन सी एसेट है? Equity and preference shares which are listed on the recognized stock exchange in India, that is NSE/BSE, National Stock Exchange, Bombay Stock Exchange, हमारे भारत के स्टॉक एक्सचेंज। सिक्योरिटीज लाइक डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये सारी सिक्योरिटीज है। डिबेंचर्स हो सकते हैं, बॉन्ड्स हो सकते हैं, ये भी लिस्टेड हो किसी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में, तो हमें 12 महीने वाला ड्यूरेशन ध्यान में लेना है। यूनिट्स ऑफ यूटीआई, यूटीआई क्या है सर? यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अगर आपने कोई यूनिट्स, एक तरीके से म्यूचुअल फंड्स है, अगर ये परचेज किए हो इस पर्टिकुलर कंपनी के, तो आपने 12 महीने का ड्यूरेशन ध्यान में लेना है। यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स, अगर इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स परचेज किए तो भी 12 महीने का क्राइटेरिया ध्यान में रखना है। जीरो कूपन बॉन्ड्स में भी यही सिचुएशन। तो ये 5 एसेट को छोड़ देना है आपने, ये एग्जम्पशन है। इसमें 12 महीने का क्राइटेरिया देखना है, 24 और 36 नहीं। ये सब मूवेबल प्रॉपर्टीज है। कैसी प्रॉपर्टीज है? मूवेबल प्रॉपर्टीज है। मूवेबल में हमने देखा है 36 महीना देखना है, लेकिन इन 5 को छोड़ देना है। ठीक है, इन 5 में हमने 12 महीने देखना है। इफ द अबव असेट्स आर हेल्ड फॉर मोर देन 12 मंथ्स, ऊपर का जो स्टेटमेंट है उसका रिवर्स स्टेटमेंट है। ઉપરોક્ત 5 મિલકત જો 12 મહિનાથી વધુ સમય માટે આપણે પોતાની પાસે રાખી હોય તો તે લાંબા ગાળાની મૂડી મિલકત કહેવાય। If the above assets are held for more than 12 months, then such assets are treated as long term capital assets। अब आपकी सरलता के लिए मैंने यहाँ पे एक टेबल बना दिया है, आपके लिए एक डाइनिंग टेबल बना दिया है, जिससे आपको पता चल जाएगा कौन सी एसेट में मुझे कौन सा होल्डिंग पीरियड देखना है और कब वो शॉर्ट टर्म मानी जाएगी, कब वो लॉन्ग टर्म मानी जाएगी। ये टेबल एक बार आप बाय हार्ट कर लो तो बस बात खत्म हो गई, फिर आसान हो जाएगा आपके लिए। इमूवेबल प्रॉपर्टी, लैंड, बिल्डिंग, हाउस प्रॉपर्टी में हमने डेफिनेशन के हिसाब से देखा था कि होल्डिंग पीरियड 24 महीना ध्यान में लेना है। 24 महीने का अगर उससे कम ड्यूरेशन हो, होल्डिंग पीरियड हो, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट मानी जाएगी। मोर देन 24 मंथ्स का होल्डिंग पीरियड होगा तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट मानी जाएगी। शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अगर लिस्टेड होंगे स्टॉक एक्सचेंज पे, लिस्टेड, तो वहां पे हमने 5 पांडवास देखे थे, उसमें उसकी बात हो रही, वहां हमने होल्डिंग पीरियड 12 महीने ध्यान में लेना है। ये मूवेबल प्रॉपर्टी है, लेकिन एग्जम्पशन है। पांडवास 5 ऐसी प्रॉपर्टीज है जिसमें हमने 12 महीने ध्यान में लेना है। लेस देन 12 मंथ्स होल्डिंग पीरियड होगा तो शॉर्ट टर्म मानेंगे, मोर देन 12 मंथ्स होल्डिंग पीरियड होगा तो लॉन्ग टर्म मानेंगे। शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटी अगर अनलिस्टेड है, अमान्य है, कोई भी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं है,
तो 24 महीने का ड्यूरेशन ध्यान में लेंगे यहाँ पे, 24 मंथ्स। इसमें एक अनलिस्टेड का क्राइटेरिया अगर आ जाता है तो वहाँ 36 नहीं आएगा, 24 आएगा। शॉर्ट टर्म, मैं नहीं कह रहा हूँ, रूल कह रहा है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स अभी हमने पांडवास में देखा था, 12 महीने की बात थी। डेप्ट म्यूचुअल फंड्स अगर होंगे, म्यूचुअल फंड्स इक्विटी पैटर्न के होंगे तो 12 महीना, डेप्ट म्यूचुअल फंड्स होंगे तो 36 महीना। अदर कोई भी मूवेबल एसेट्स, इनको छोड़ के अदर मूवेबल एसेट्स, उपरोक्त में से अभी जो बचा वो अदर मूवेबल एसेट्स सच एज ज्वेलरी, पेंटिंग, गुडविल, पैटर्न, कॉपीराइट, टेनेंसी राइट वगैरह वगैरह वगैरह, वहां के कितने मंथ्स देखने हैं सर? ये सब मूवेबल एसेट्स है, उसमें 36 मंथ्स का क्राइटेरिया ध्यान में लेना है। तो ये हो गया कैपिटल एसेट की लिस्ट आपके सामने। एक क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट था जो अभी हमने देखा। अब टाइप्स ऑफ कैपिटल गेन पे आते हैं। अगर कैपिटल एसेट समझ में आ गया हो तो सेम टू सेम वही कॉन्सेप्ट है कैपिटल गेन। कैपिटल गेन कहाँ से मिलने वाला है हमको? बाय सेलिंग कैपिटल एसेट वी विल गेन कैपिटल गेन। कैपिटल गेन हमें मिलेगा, लेकिन कैपिटल एसेट को बेचेंगे तब कैपिटल गेन मिलेगा ना। तो वही बात है, इसमें भी वही दो प्रकार है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो सकता है, शॉर्ट टर्म, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो सकता है। It means that if the capital assets are held by an SSC for less than 36 months, लेस देन 36 मंथ्स किसकी सिचुएशन में? मूवेबल प्रॉपर्टी। अब मैंने अंडरलाइन कर दिया है आपके लिए खास कि मूवेबल प्रॉपर्टी हमने होल्डिंग पीरियड कितना ध्यान में लेना है? 36 मंथ्स। इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या ध्यान में लेना है सर? ड्यूरेशन 24 मंथ्स। 5 एसेट को छोड़ देनी है, उसमें आपको 12 मंथ्स ध्यान में लेना है। मूवेबल प्रॉपर्टी में 5 एसेट को छोड़ देना है, ठीक है। मूवेबल प्रॉपर्टी में 5 एसेट को छोड़ देना है, तो वहाँ 12 महीने का ड्यूरेशन आपको दे। तो 12 मंथ्स, 24 मंथ्स, 36 मंथ्स से अगर उससे होल्डिंग पीरियड कम होगा और वो एसेट बेची गई है, उससे अगर कोई प्रॉफिट हो रहा है, बाय सेलिंग द कैपिटल एसेट, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, इफ एनी प्रॉफिट इज अराइव्ड, दैट इज कॉल्ड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे चलते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में अभी जो हमने चर्चा की उससे उल्टा, आपके पास कैपिटल एसेट है और वो एसेट आपने 36 महीने के बाद बेची हो, कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है, आपने 36 मंथ से उसके बाद बेचा हो, मोर देन 36 मंथ्स आपने होल्ड करके रखा हो, बाद में बेचा हो। कोई इनमूवेबल प्रॉपर्टी है, उसमें आपने 24 मंथ्स का क्राइटेरिया देखना है, 5 एसेट छोड़ देनी है वापस एग्जम्पशन की, उन 5 एसेट पे 12 महीने का क्राइटेरिया लागू पड़ता है, वो ध्यान में लेना है। एनी सेल ऑफ सच एसेट and profit is arrived on the sale of such asset, long term asset, the gain is called long term capital gain. अब अगर नुकसान हो तो जरूरी थोड़ी है कि आप कोई भी एसेट बेच रहे हो तो गेन ही होगा। मान लो शेयर्स परचेज की हो, और तो ये जरूरी नहीं कि हर बार शेयर्स में आपको गेन ही हो, फायदा ही हो, नुकसान भी हो सकता है। तो नुकसान के भी नियम है। रिमेंबर दैट इन केस ऑफ लॉस, अगर लॉस हो जाए तो क्या मैं उस लॉस को सेट ऑफ कर सकता हूँ? सेट ऑफ यानी एक एसेट्स में से मुझे फायदा हो रहा है, दूसरी एसेट में से लॉस हो रहा है, तो क्या मैं उसको सेट ऑफ कर सकता हूँ? उसका मैं उसमें से प्रॉफिट में से लॉस को माइनस कर सकता हूँ? क्या ऐसा हो सकता है? सेट ऑफ हो सकता है। कुछ सिचुएशन में हो सकता है, कुछ सिचुएशन में नहीं हो सकता है, तो वो समझने की कोशिश करते हैं। सिचुएशन लॉस की है, इतना समझ लीजिए। नुकसान हो तो क्या, तो रूल्स ऑफ सेट ऑफ क्या है वो समझने की कोशिश कर रहे हैं इन केस ऑफ लॉस। इफ देर इज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हुआ तो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस सेट ऑफ सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से ही हो सकता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ फ्रॉम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ओनली, बट लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन नॉट बी सेट ऑफ फ्रॉम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। લાંબા ગાળાનો મૂડી નુકસાન ટૂંકા ગાળાના મૂડી નફામાંથી બાદ થઈ શકે નહીં। लंबूजी ठिंगूजी थई शकाय नहीं, उल्टा हो सकता है। इफ देर इज अ शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ फ्रॉम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। टूंका गाळानो मूडी नुकसान होय ते लांबा गाळाना मूडी नफामांथी बाद थई शके छे। ठिंगूजीथी लंबूजी थई शकाय छे। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ फ्रॉम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन
and even from long term capital gain. ટૂંકા ગાળાનું નુકસાન થાય તો એ આપણે કેમાંથી પણ સેટ ઓફ કરી શકીએ છીએ, પણ લાંબા ગાળાનું નુકસાન થાય તો તેનું સેટ ઓફ આપણે કરી શકતા નથી. લોંગ ટર્મ कैपिटल लॉस कैन ओनली बी सेट ऑफ फ्रॉम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म में से नहीं हो सकता है. ये हमारी आज की आखिरी स्लाइड होगी. अब कैपिटल गेन के अंदर कितने स्टेटमेंट्स बनाने होंगे, क्या क्या कैलकुलेशन होगा, कितना वैल्यूएशन होगा, वो आपकी स्क्रीन पे है. सबसे पहली चीज, डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग आपने पढ़ लिया, उसमें मैक्सिमम आपने 3 अकाउंट्स और एक स्टेटमेंट बनाना पड़ता है. जैसे ट्रेडिंग का अकाउंट बनाया, पीएनएल का अकाउंट बनाया, जनरल पीएनएल का अकाउंट बनाया और बैलेंस शीट का स्टेटमेंट बनाया. ये 4 चीजें आपने बनाई. इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग के अंदर भी आपने सिर्फ एक अकाउंट बनाना, ओनली 1 अकाउंट. सेम वे कैपिटल गेन का सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है और उसका फॉर्मेट भी फिक्स है आपके सामने. जैसे कॉस्ट शीट आपने शायद बनाई होगी कॉस्टिंग के अंदर, तो कॉस्ट शीट में भी स्टेटमेंट फिक्स है, पहले प्राइम कॉस्ट ही आता है कैलकुलेशन में, वैल्यूएशन. सेम वे कैपिटल गेन का भी स्टेटमेंट फिक्स है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है. इसी फॉर्मेट में आपको फॉलोअप करना है, इसी तरीके से चलना है. लेट अस सी द फॉर्मेट ऑफ स्पेसिमेन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ टैक्सेबल कैपिटल गेन ऑफ मिस्टर एक्स. यहाँ ऊपर आपको प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर लिखना होगा. पर्टिकुलर्स और आपका फॉर्मेट यहाँ इस तरीके से होगा. अगर सिंगल एसेट है तो ये फॉर्मेट फॉलो कर सकते हैं. सबसे पहली चीज क्या लिखी जाएगी स्टेटमेंट के अंदर, आप एसेट बेच रहे हो तो एसेट बेचने के बाद आपको जो कंसीडरेशन मिल रहा है, जो उसकी सेल्स प्राइस मिल रही है, वो सबसे पहले आएगा. एसेट बेचने के ऊपर आपने जो खर्चा किया है, मान लीजिए प्रॉपर्टी बेची हो तो ब्रोकर को आपने ब्रोकरेज पे किया होगा, तो वो खर्चा यहाँ से माइनस हो जाएगा, हमें बेनिफिट मिलेगा. इसे जनरल डिडक्शन कहते हैं. क्या कहते हैं? जनरल डिडक्शन. तो वो एसेट बेचते वक्त अगर कोई जनरल खर्चा आपका हुआ है उस एसेट के ऊपर, तो उसका बेनिफिट हमें मिलता है. मान लीजिए 50 लाख का बंगला बेच दिया, प्रॉपर्टी बेची, उसमें से आपने ब्रोकर को ब्रोकरेज दी हो, मान लीजिए 50,000 की ब्रोकरेज दी हो, तो उस 50 लाख में से 50,000 का ब्रोकरेज आपको बेनिफिट में मिल जाएगा. और 49,50,000 ये हो गया आपकी तिजोरी 49,50,000 से भर जाएगी, तिजोरी छलक जाएगी आपकी, इतने रुपए आपको मिलेंगे. ये आपकी नेट कंसीडरेशन हो गई. लेस उसमें से फिर क्या लेस करेंगे, सब लेस लेस ही करते जाना है बाद में. लेस स्पेसिफिक डिडक्शन, जनरल डिडक्शन के बाद 2 हीरो आएंगे, जय और वीरू, वो फिक्स है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आ सकता है. एज पर इनकम टैक्स 2 स्पेसिफिक डिडक्शन का लाभ आप ले सकते हैं, जिसे कहते हैं इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट. इसका वैल्यूएशन करना पड़ेगा बाय यूजिंग इंडेक्स. इंडेक्स का उपयोग करके इसका वैल्यूएशन होगा. सो इन दोनों का वैल्यूएशन करके यहाँ दोनों की रकम लिख के यहाँ आउटर कॉलम में लेंगे. लेस तीसरा एक और बेनिफिट आपको मिलता है, अगर ये एसेट बेच के आपने कोई नई एसेट खरीदी, जिसे टैक्स प्लानिंग कहते हैं. पुरानी एसेट बेच दी आपने, पुराना बंगला बेचा, नया भी तो खरीद सकते हैं बाद में. हाँ सर, ऐसा भी हो सकता है, बराबर है. तो उसका भी फायदा मिलेगा अगर आप न्यू इन्वेस्टमेंट करते हैं तो. पुराना एसेट बेचा, नया एसेट खरीदा, तो उसे एग्जम्पशन में, कर मुक्ति में हम उपयोग करेंगे. अगर न्यू एसेट परचेस करते हैं तो 54, 54 बी, ऐसे बहुत सारे सेक्शंस हैं, उसमें से कोई भी एक सेक्शन का बेनिफिट आपको यहाँ मिल सकता है डिपेंडिंग ऑन द रूल्स. इसके रूल्स है, उस रूल्स को अगर आप फॉलो करके इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको फायदा मिलेगा. तो कितने सारे डिडक्शन है, जनरल डिडक्शन आ गया, स्पेसिफिक डिडक्शन आ गया, स्पेशल एग्जम्पशंस आ गए एज पर सेक्शंस. ये सब माइनस करने के बाद जो आपके हाथ में बचेगा, उससे हम कहते हैं कैपिटल गेन फ्रॉम द सेल ऑफ एन एसेट. द गेन मे बी a long term capital gain or a short term capital gain. प्रीवियस ईयर आप जो वैल्यूएशन करेंगे वो